नमस्कार, मैं ऋषिकेश नारायण सिंह नवभारत के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। अब यह तय हो चुका है कि 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान होगा, 3 नवंबर को दूसरे चरण का और 7 नवंबर को तीसरे चरण का। 10 नवंबर को यह तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। हम रोजाना आपको एक जिले के बारे में जानकारी देते हैं। अपनी इस चुनावी चर्चा में हमारी जो खास पेशकश है, हमारा जो एक खास कार्यक्रम है चुनावी चर्चा। आज की चुनावी चर्चा में हम बात करेंगे जहानाबाद जिले की। इस जिले में 4 सीटें हैं। उसके बारे में बताऊं तो उससे पहले मैं अपने हमारे साथ कुछ और जुड़े हैं लोग, उनसे परिचय कराऊं आपका। पहले मेरे साथ नोएडा से जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक कुमार, और हमारे साथ पटना से जुड़े हैं डॉक्टर संजय कुमार, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है और सबसे बड़ी बात है जहानाबाद के रहने वाले हैं, तो काफी ज्यादा हमें इनसे जानकारी मिलेगी। अब हम बात करते हैं जहानाबाद की। तो जहानाबाद की, जैसा कि आप को बता दें कि इस जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। जहानाबाद शहर, घोसी, मखदुमपुर और अतरी। इन चारों ही सीटों पर तत्कालीन महागठबंधन यानी 2015 के चुनाव में महागठबंधन ने ये सीटें झटकी थी। बीजेपी का एनडीए का सफाया कर दिया था पिछले चुनाव में। 2 सीटें इसमें से जो है वो जेडीयू के पास थी और 2 सीटें आरजेडी के पास। 2010 के चुनाव में भी बीजेपी का यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं था। 2010 में ये चारों सीटें, जब बीजेपी के साथ जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, तो ये चारों ही सीटें एनडीए यानी जेडीयू के पास थी। अकेले जेडीयू ने चारों सीटों पे कब्जा किया था। अब समीकरण क्या है? 2020 में समीकरण बिल्कुल उलट है। 2015 के मुकाबले अब कोई महागठबंधन में नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार लालू की जोड़ी टूट चुकी है। अब वो नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने सहयोगी हम अभिषेक कुमार के पास चलते हैं, अपने वरिष्ठ सहयोगी के पास। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे जहानाबाद की खास बात क्या है, और जहानाबाद का परिचय देना हो तो कैसे दिया जाता है? बिहार के लोग जहानाबाद को किस नजर से, किस हिसाब से देखते हैं? नवभारत टाइम्स के सभी दर्शकों का पहले तो स्वागत है मैं करना चाहूंगा, और उन्हें जहानाबाद मैं सिर्फ क्योंकि नवभारत टाइम्स के दर्शक सिर्फ बिहार में नहीं है ऋषि, वो देश दुनिया पूरी जगह है, तो इसलिए मैं पहले जहानाबाद का इतिहास थोड़ा बताना चाहूंगा, एक संक्षिप्त इतिहास। तो जहानाबाद का जिक्र मुगल काल से ही होता है। ये आप जानते होंगे, मुगल काल के बहुत बड़े राइटर थे अबुल फजल, उन्होंने आइनक वरीग लिखा था, और आइनक वरीग किताब में जहानाबाद का जिक्र आता है, और उसमें कहा गया है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ अकाल पड़ी थी, भयंकर अकाल पड़ा था, जिसमें काफी लोगों की जानें गई थी भूख के मारे। उसी स्थिति में सम्राट जो उस वक्त के थे, औरंगजेब मुगल सम्राट, उन्होंने यहाँ एक मंडी बनवाई थी जिसका नाम रखा था जहां आरा मंडी। उनकी बेगम थी जहां आरा, आप सभी जानते हैं जो भी इतिहास में दिलचस्पी रखते होंगे, तो उनके नाम पर यहाँ का नाम रखा गया था जहां आरा मंडी, जो मंडी बनवाई गई थी, जिसे कि बाद में जहां आराबाद कहा गया। वही बिगड़ करके अपभ्रंश होकर के यहाँ मगही भाषा बोली जाती है, इसलिए वो अपभ्रंश हो गया उसका और वो जहानाबाद हो गया। तो ये संक्षिप्त इतिहास है। और जहां तक फिर जब आजादी मिलती है, आजादी के दूसरे चुनाव से, 1957 से यहाँ पर ये लोकसभा सीट बन गई थी ये जगह। और यहाँ पर बात किया गया यहाँ तक जातीय समीकरण के चुनाव में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बिहार के लिहाज से जातीय समीकरण होता है, तो उस लिहाज से यहाँ देखें तो यहाँ पर अति पिछड़े समाज के करीब 36% वोटर हैं, जिसमें एक चीज गौर करने वाली जो सबसे बड़ी चीज है, यहाँ यादवों के वोटर करीब 17% और भूमियार 15%। इसके अलावा महादलित समाज के करीब 21% वोटर हैं, लेकिन महादलितों में कई जातियां हैं, इस वजह से उनका बिखराव दिखता है। वहीं यादव और भूमियार बिल्कुल कहते हैं इंटैक्ट वोटर के रूप में यहाँ पर हैं। और ये सारी बातें करने के बाद यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली है जहानाबाद जिले की, जो थोड़ा सा पीछे जाए, बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 साल, तो जहानाबाद में नरसंहार का इतिहास रहा है, जो कि बहुत ही, इस वजह से बिहार की बदनामी भी हुई है, ना केवल जहानाबाद की बल्कि बिहार की बदनामी होती रही है। और यहाँ पर जातीय संघर्ष हुआ है, इसमें 3 कुल मिलाकर लगता है बिहार में 7 या 8 नरसंहार हुए हैं। उसमें से 3 बड़े नरसंहार जहानाबाद जिले में, जो बड़े की बात मैं कर रहा हूँ, जिसमें कि बिल्कुल लोगों की हत्याएं हुई। इसमें मैं जिक्र करता हूँ, छोटी छोटी संक्षिप्त टिप्पणी करना चाहूंगा, संक्षिप्त जानकारी दे रहा हूँ। 3 बड़े नरसंहार हुए। पहला सेनारी नरसंहार की बात करूंगा, जिसमें जहानाबाद के सेनारी गांव में
खास अगड़ी जाति, मतलब खास मैं बता दूं यहाँ पर दर्शकों को, जो भूमिहार जाति के 34 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। उसके बाद लक्ष्मणपुर बाखे नरसंहार, जो कि माना जाता है बिहार का सबसे बड़ा नरसंहार है, जितने भी नरसंहार हुए बिहार में आजादी के बाद। इसमें 58 लोगों की हत्या रणवीर सेना, एक खास विशेष जाति समूह भूमिहारों की जाति समूह की एक सेना बनाई गई थी, सामाजिक सेना। ये आधिकारिक सेना नहीं थी, किसी मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो उन्होंने 1 दिसंबर 1997 के करीब 58 दलितों की हत्या कर दी थी। इसके बाद कहा जाता है कि एक शंकर विहार गांव जहानाबाद जिले में पड़ता है, यहाँ पर 22 दलितों की हत्या 25 जनवरी 1999 की रात कर दी गई थी। ये सारी जानकारी तो है। इसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पॉलिटिकल के लिहाज से कहूँ तो यूं तो कहा जाता है बेगूसराय को जहानाबाद, बेगूसराय को कहा जाता है लेनिनग्राड बिहार का, लेकिन मैं यहाँ बता दूं कि जहानाबाद एक इकलौता ऐसा लोकसभा सीट है जहाँ सबसे ज्यादा बार वाम दलों के सांसद जीत करके आए। 1984 से लेकर 96 तक यहाँ 4 बार जीत करके आए सीपीआई के सांसद। तो ये बड़ा दिलचस्प चीज है यहाँ। तो मैं यही कहूंगा कि जहानाबाद की राजनीति कई रंग दिखाने वाली चीज होती है। और एक सबसे दिलचस्प चीज तात्कालिक रूप से बताऊं तो ये जहानाबाद का जो एक सीट है, सुरक्षित सीट है जहानाबाद सीट, जहानाबाद लोकसभा में पड़ता है मखदुमपुर। ये सीट जो है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दलित नेता है जीतनराम मांझी, उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है। तो इस लिहाज से मैं कहूंगा कि जहानाबाद मतलब अतीत में भी और मध्यकाल में और वर्तमान काल में भी इसका काफी लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। ऋषि जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें अभिषेक। एक तरह से कहें तो हाल फिलहाल का जो इतिहास ना कहें, पिछला जो कार्यकाल कहें, पिछली जो सरकार थी आरजेडी की, तो रक्त रंजित इतिहास रहा, ये कहना गलत ना होगा। नरसंहार हुए, काफी लोगों की जान गई, जातीय संघर्ष की आग में सुलगता रहा जहानाबाद। काफी बुरे दिन देखे जहानाबाद में। हालांकि अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं, काफी ज्यादा बेहतर हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिर से बता दूं, जहानाबाद जिले से बिलोंग करते हैं, शिक्षाविद भी हैं, राजनीति पर अच्छी पकड़ है इनकी, इनसे जानते हैं। संजय जी, क्या लगता है आपको इस बार जहानाबाद का समीकरण और अभी वर्तमान समीकरण देखो तो क्या बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? अभिषेक जी ने काफी इन डिटेल्स ऐतिहासिक और उसके जो वैसा पक्ष, जो पक्ष शायद वो अध्याय को न दोहराया जाए, उस पक्ष को भी सामने रखा। लेकिन बड़ा बौद्धिक और पॉलिटिकल तौर पर यह वाइब्रेंट जिला रहा है। और आपको पता होगा कि जो इस देश के बड़े, जिसको कहा जाता है व्यापारी, चाहे वो व्यापार दवा का हो, चाहे जिस चीज का हो, चाहे वो अरिस्टो के किंग महेंद्र को आप जानते होंगे, चाहे संप्रदा बाबू को आप जानते होंगे, वो उसी जिले के रहे हैं। इसने काफी प्रतिभाएं दी हैं पूरे देश को। जहानाबाद को हम बिहार तक ही सीमित नहीं रखेंगे, क्योंकि इसकी जो बौद्धिकता है, इसके अंदर का जो पॉलिटिकल वाइब्रेंट है, वो बड़ा दूसरे तरह का है। तो जो जहानाबाद की जो पृष्ठभूमि, चूंकि औरंगजेब से इन्होंने जोड़ करके कहा, ठीक कहा इन्होंने, कि औरंगजेब का उस जिले के साथ, और जब मंडी की स्थापना की थी, कहा तो यहाँ तक जाता है कि उनकी पत्नी और उनकी बहन का भी जहानाबाद से रिश्ता था। और जो एक और भी इसका जो विश्लेषण किया जाता है कि जहां जहां आबाद हो, अगर लोग संधि विच्छेद करते हैं तो अब इसकी भी चर्चा करते हैं कि वैसा जहां जहां आबाद हो। तो पॉलिटिकली तो ये वाइब्रेंट होते हुए भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि विचारधाराओं की लड़ाई रही है। जैसे उन्होंने कहा ना कि वामपंथियों का, कई बार सांसद जो हैं वो वामपंथी रहे हैं, जबकि किंग महेंद्र जी चुनाव लड़ते रहे हैं और भी दूसरे लोग लड़ते रहे हैं। लेकिन रामाश्रय प्रसाद सिंह जो लड़ते थे सीपीआई से, और सारी जातीय समीकरण वहां टूट जाता था, और जो वामपंथी विचारधारा के लोग होते थे उनके पक्ष में गोलबंद होते थे, और किंग महेंद्र को चुनाव हराने में वो सक्षम होते थे और वो चले जाते थे संसद में। तो विचारधारा के तौर पर वो जिला जाना जाता है। हाँ, जातीय समीकरण जिसकी चर्चा इन्होंने की है, जातीय समीकरण भी वहां है और बड़ी मजबूती से है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर वो वामपंथी कोई भी उम्मीदवार, चाहे दूसरे पार्टियों से जो कोई उम्मीदवार उतारने की कोशिश करते हैं, तो उसमें वो जातीय समीकरण का ध्यान रखते हैं कि अगर इस जाति का उम्मीदवार होगा तो जातीय समर्थन तो उन्हें मिलेगा ही, बाकी समर्थन भी मिलेगा।
इधर जब एनडीए उम्मीदवार भी जब जी 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 बोलिए, बोला जाए जी। एनडीए भी जब उम्मीदवार उतारती है तो फिर उस जातीय कंट्रास्ट का ख्याल रखती है कि अगर वो वामपंथी या जो दूसरे लेफ्टिस्ट जो पार्टियां हैं, अगर उस जाति के व्यक्ति को बतौर उम्मीदवार, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, तो एनडीए भी इसका ख्याल रखती है कि उनके कंट्रास्ट में जो जातियां हैं उनको हम उम्मीदवार बनाएं। तो एक जो समीकरण रहा है, और उस समीकरण में जहानाबाद का समीकरण में ठीक है नरसंहार हुए हैं, लेकिन एक चीज आपको वहां खास देखने को मिलेगा कि जो दलित और महादलित हैं उनके समीकरण अगड़ों के साथ रहा है। मुस्लिम का समीकरण वहां अगड़ों के साथ आपको मिलेगा। ये थोड़ा सा वहां पर अलग तरह का समीकरण दिखता है। और उस समीकरण में कभी कभी जो परिणाम आते हैं, चाहे वो विधानसभा का परिणाम आए चाहे लोकसभा का परिणाम आए, वो लोगों को आश्चर्यचकित करता है। क्योंकि लोग सोशल केमिस्ट्री जोड़ते हैं, जातीय केमिस्ट्री जोड़ते हैं, परिणाम कुछ और आता है। तो वहां पर पॉलिटिकली जो वाइब्रेंट लोग हैं, इसकी वजह से चीजें थोड़ा सा जातीय समीकरण के फलक में समा नहीं पाती है और उससे बाहर कभी कभी परिणाम देखने को मिलता है। अभिषेक जी, आप कोई सवाल पूछना चाहें डॉक्टर संजय कुमार से? संजय जी, ये तो आपने अच्छी चीजें बताई। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा कि मौजूदा हालात क्या है वहां पर अभी इस बार का समीकरण किस तरीके का दिख रहा है? मतलब क्योंकि अब 2015 से बिल्कुल उलट चुनाव होगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू साथ में है, आरजेडी इस बार अलग है, अकेले कांग्रेस के साथ है, हम भी उनके साथ, क्योंकि हम काफी इलाका माना जाता है उधर, खास करके जीतन राम मांझी का। तो उस लिहाज से इस बार किस तरीके का समीकरण वहां बन रहा है? क्या आपको लगता है कि 4 सीटों में से किसी सीट पर मांझी फिर से लड़ेंगे, या लड़के लड़े, या फिर रिश्तेदार लड़े, या कौन का कैंडिडेट हो हम का? तो इस तरीके क्या चीजें, वर्तमान चीजें मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, लोकसभा में ठीक बताया ऋषिकेश जी ने कि 4 विधानसभा है। अतरी वर्चुअली गया जिला में आता है, ये जहानाबाद जिला में नहीं आता है, लेकिन लोकसभा में अतरी को जहानाबाद के साथ जोड़ा गया है। तो मखदुमपुर उसमें एक सुरक्षित सीट है, और जीतन राम मांझी वहां से एक बार चुनाव जीते थे, पिछली बार वो आरजेडी के सूबेदार दास से चुनाव हार गए थे। तो सुरक्षित सीट है, और अगड़ों का खास करके उनको समर्थन मिलते रहा है जीतन राम मांझी का। तो जेडीयू और एनडीए के तरफ अगड़ों का झुकाव या सवर्णों का झुकाव अभी भी दिखता है। तो अगर जीतन राम मांझी फिर से उम्मीदवार होते हैं तो एक गोलबंदी बनेगी। लेकिन जो घोसी का जो सीट रहा है उसमें जगदीश शर्मा चुनाव जीतते रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं चुनाव। वो जिस पार्टी से भी चुनाव लड़े, एक बार तो ऐसी स्थिति बनी कि निर्दलीय से भी वो चुनाव लड़े थे और जनता का उनको समर्थन मिला था। लेकिन पिछली बार वो जेडीयू के कृष्णनंदन वर्मा से चुनाव हार गए थे। तो लगता नहीं है कि इस बार कृष्णनंदन वर्मा को घोसी का सीट मिल पाएगा, उन्हें जहानाबाद से लड़ाने की बात चल रही है, क्योंकि जेडीयू कुशवाहा समीकरण को भी साधने की कोशिश कर रही है। तो अगर जगदीश शर्मा के पुत्र जो राहुल जी जो उम्मीदवार हो सकते हैं जेडीयू से वहां पर, तो निश्चित रूप से आरजेडी दूसरे कैंडिडेट पर दांव लगाएगी। और कृष्णनंदन वर्मा को अगर जहानाबाद में शिफ्ट किया जाता है तो जहानाबाद का जो समीकरण होगा, चूंकि जहानाबाद में अब जो समीकरण बदला है, क्योंकि पहले जो कई घोसी के जो इलाके थे उसको छांट करके जहानाबाद विधानसभा में कर दिया गया है। तो जहानाबाद भूमिहार बहुल तो क्षेत्र हुआ है, लेकिन वहां से कृष्णनंदन वर्मा को लड़ाने की बात चल रही है। तो अगर कुशवाहा और भूमिहार का वहां कोई समीकरण बनता है तो मुसलमानों का वोट वहां आरजेडी के साथ जाएगा, क्योंकि शहर में मुस्लिम आबादी भी अच्छी है और पहले भी जहानाबाद में मुस्लिम रहे, तो ये आरजेडी के साथ जा सकते हैं। रह गई बात अतरी का, तो अतरी में भी जो चुनावी समीकरण है उसमें वहां पर राजपूत मतदाताओं की संख्या काफी अच्छी है। और अगर वहां पर जेडीयू या एनडीए या भाजपा अगर कोई राजपूत कैंडिडेट को चुनाव लड़ाती है तो उनके पक्ष में एक गोलबंदी बन सकती है। और इधर जो लेफ्ट है या आरजेडी है, मैं समझता हूं कि वहां पर जादव जादी के कैंडिडेट को, चूंकि उनकी संख्या अच्छी है, तो जहानाबाद की चारों विधानसभा को देखेंगे तो हर जगह आपको यादवों की संख्या अच्छी खासी मिलेगी और वो लड़ते हैं। इसी पर एक सवाल चाहूंगा मैं आपसे करना, मैं एक जवाब चाहूंगा आपसे कि जैसे कि बीजेपी इस वक्त यादव वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश में लगे हुए, आप देखें उनका पूरा जो गणित है, नित्यानंद राय को आगे करना, भूपेंद्र यादव को बिहार का प्रभारी बनाना वगैरह वगैरह, तो इसका असर कितना दिखता है जहानाबाद इलाके में? कितना जैसे आरजेडी को नुकसान पहुंचा पाएंगे, डैमेज कर पाएंगे, कितना उधर से वोट इधर महागठबंधन एनडीए में ला पाएंगे, इसका क्या असर दिखता है?
देखिए, लोकसभा में यादवों का रुझान और खास करके जो कुछ यादव थे जो पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिव थे, वो तो पार्टी के प्रति निष्ठा दिखा करके उन्होंने वोट किया, और नहीं वोट करते तो 39 सीट एनडीए बिहार में नहीं जीतती। इसलिए हम ये नहीं कर सकते हैं कि यादवों का समर्थन इनको नहीं मिला है। लेकिन जहां तक विधानसभा की बात है, मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो भूपेंद्र यादव को प्रभारी बनाने की बात हो, या यहाँ नंदकिशोर यादव हैं, रामकृपाल यादव हैं, ये सबको पार्टी कैंपेन में उतारेगी और अपने यादव मतदाताओं को वो एड्रेस करने की भी कोशिश करेंगे कि अब वो छोड़िए उस पुराने राजद को, अब एनडीए के साथ जुड़िए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। और इस बार तो इसकी भी संभावना व्यक्त की जा रही थी कि नित्यानंद राय को भी एक प्रमुख चेहरे के तौर पर बिहार में भाजपा उतारेगी। लेकिन हमको नहीं लगता है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इससे यादव मतदाताओं पर कोई असर पड़ेगा। मैक्सिमम मतदाता गोलबंद हैं आरजेडी के तरफ, और आरजेडी को ही उनका समर्थन मिलेगा। एक चीज डॉक्टर संजय, थोड़ा एक मिनट रुकिए, मैं एक और सवाल जानना चाहूंगा, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आरजेडी के प्रति झुकाव है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा है बिहार के पिछले चुनाव में, तो लालू के चेहरे पर आए तेजस्वी को क्या यादव, नए वोटर जो यादव है, वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनकी उपस्थिति, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों कई वीडियो ऐसे आए थे, पहाड़ी इलाकों का दौरा किया तेजस्वी यादव ने, उस दौरान उनको बताना पड़ रहा था कि मैं लालू यादव का बेटा, लालू यादव को जाना तबानी, हम मुखे बेटा बा, इस तरीके के जो सेंटेंस बाकी यूज कर रहे थे तेजस्वी यादव। तो क्या तेजस्वी यादव को चेहरे को पहचानती है जनता यादव वोटर, या फिर वो बिल्कुल कंफ्यूज होकर के इधर उधर बिखरे? ये थोड़ा बताएं मुझे, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, है क्या कि ठीक आपने कहा कि जो लालू यादव के तेवर थे, जनता में जो उनकी पैठ थी, वो पैठ, वो धार तेजस्वी यादव में तो नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार से एक नाराजगी है, और नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से तेजस्वी विपक्ष के एक चेहरा तो हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। उनको पहचाने नहीं पहचाने, जाने नहीं जाने, तो इसलिए उनके ध्रुवीकरण जो होंगे, चूंकि उनका टारगेट तेजस्वी नहीं है कि कल तेजस्वी कौन सा पद प्राप्त करेंगे, उनका टारगेट है नीतीश कुमार को हराना, क्योंकि उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है, वो नीतीश कुमार से है। तो नीतीश कुमार को नहीं, एंटी इनकम्बेंसी के साथ साथ भी वह नीतीश कुमार को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि यादवों की गोलबंदी जो होगी, तेजस्वी की जगह पर किसी और को भी लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी से प्रमोट करते तो गोलबंदी उन्हीं की वजह, उन्हीं के पक्ष में होती। क्योंकि विपक्ष के चेहरे के तौर पर एक जो बात है कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, तो लगता है कि विपक्ष का धार अगर तेजस्वी यादव में है तो जनता उनके पक्ष में गोलबंद होगी, और उनके जो उम्मीदवार होंगे उनको वो ताकत देने की कोशिश करेंगे, ये मानते हुए भी कि लालू वाली धार अब नहीं रह गई है। फिर भी तेजस्वी और आरजेडी को स्वीकारिता उन लोगों में है, इसको मैंने महसूस किया है जब उन लोगों से मेरी बातें होती है। जी देखिए, एक चीज तो डॉक्टर संजय एकदम बिल्कुल स्पष्ट है संजय जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मांझी फैक्टर कुछ ना हो, काम जरूर करना चाहिए। मुझे जो अंदाजा लग रहा है व्यक्तिगत तौर पे, जो मैंने बातचीत की है कुछ लोगों से, मांझी के पास महादलित वोट बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही वो थोड़ा हो, उनके समर्थक हैं उस जिले में, और गया जिले में भी, नजदीकी जिले में भी। जहानाबाद जिले में आपने पहले ही बताया कि महादलित और अगड़ों का जो वोट है वो एक साथ जुटता है, तो एनडीए में। और ये पहले देखिए, एक चीज इस समीकरण को समझिए, बीजेपी यहाँ कभी जीती भी नहीं है। 2010 में आप देख लीजिए, बीजेपी ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की थी, न लड़ी थी। जेडीयू ने लड़ा था ये चुनाव, 4 सीटों पर जेडीयू जीती थी 2010 में। 2015 की बात करते हैं तो 2 सीटों पर जेडीयू, 2 सीटों पर आरजेडी। आरजेडी को जो वोट शिफ्ट हुए वो जेडीयू के ही वोट तो शिफ्ट हुए। आप अगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, अगर बिहार चुनाव 2015 को, तो बीजेपी को अकेले 24% वोट मिले थे। कई जगहों पे काफी कम मतों के अंतर से बीजेपी हारी थी। हालांकि मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, ये एक फैक्ट है, ये तथ्य है, ये आंकड़े जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मांझी का फायदा उन्हें मिलता रहा। मांझी ने उदय नारायण चौधरी, जो कि जेडीयू के कद्दावर नेता, विधानसभा के स्पीकर, उनको हरा दिया इमामगंज से। या हालांकि मैं जिले से थोड़ा बाहर चला गया, लेकिन मांझी का फैक्टर कहीं ना कहीं काम करता है। ये हमें मानना पड़ेगा कि महादलित और सवर्ण वोट अगर जहानाबाद में एक दूसरे को के साथ जुड़ते हैं, और ये इतिहास रहा है, तो ये इतिहास कहीं दोहरा न दे। लेकिन हाँ, ये भी तय है कि सीटें जदयू के खाते में ही जाती रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी जहानाबाद से इस बार किसी सीट पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, जिसकी संभावना मुझे कम दिखती है।
नहीं, बहुत ही अच्छा सवाल आपका है और ठीक आपने कहा। इस बार तो एक और फैक्टर है ना कि जो ईबीसी वोट है, वो ईबीसी वोट आज भी नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ इंटैक्ट है। तो अगर अगड़ों का वोट, सवर्ण का वोट आप कह लें कि भाजपा के पक्ष में अगर गोलबंद है, ईबीसी जेडीयू के साथ इंटैक्ट है और महादलित का जीतनराम मांझी का एक प्रभाव है, क्योंकि वो जो पुराना गया जिला है, इसमें मुसहर जाति का एक अपना वोट बैंक है। कहीं किसी गांव में चले जाएंगे, उनका वोट एक अच्छा खासा वोट है और वो प्रभावित करते हैं। तो अगर ईबीसी वोट, महादलित वोट और अगड़ों का वोट का एक कॉम्बिनेशन बनता है, जो इस बार एनडीए में दिख रहा है, जो जेडीयू और भाजपा के साथ में आने की वजह से दिख रहा है, और साथ साथ जो कुशवाहा का वोट है, जो कुर्मी का वोट है, तो ये सारे वोट की अगर गोलबंदी होती है तो एक कड़ी चुनौती तो आरजेडी के सामने है। अगर जातीय समीकरण की ही बात कर ले, समय की कमी है डॉक्टर संजय, रोकना चाहूंगा। अभिषेक जी, क्या मुझे लगता है मैं सही बोल रहा हूँ, हमारे पास समय की अब कमी हो रही है। जी जी जी। तो इसको हम चर्चा को अब हम खत्म करने जा रहे हैं। हालांकि हम फिर कहते हैं आपसे, नवभारत टाइम्स के दर्शकों से, कि हम जो भी आपसे बात करते हैं जिले के समीकरण के बारे में, वो मौजूदा स्थिति पर होती है। हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, क्योंकि फैसला सुनाने वाली जनता है, हम नहीं है। हमारा काम रिपोर्टिंग करना है, हर पक्ष को आपके सामने रखना है। तो जहानाबाद पर जो सीटों पर जो समीकरण दिख रहा है वो हमने आपको बताया है। बाकी वोटिंग के दिन ये साफ हो जाएगा कि वहां से जनता विजय का ताज चारों सीटों पर किसको पहनाने जा रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज बात जहानाबाद की हमने। कल हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत, नए मेहमान और नए जिले के साथ। नमस्कार।